नमस्कार। भारत की आज़ादी की कहानी, इसमें कई पन्ने ऐसे हैं जो या तो खो गए हैं या फिर उन्हें जानबूझकर नज़रअंदाज कर दिया गया। आज हम एक ऐसी ही भूली बिसरी लेकिन बेहद ज़रूरी घटना की बात करने वाले हैं। साल था 1946 और ये था नौसेना का विद्रोह। कहते हैं ये वो चिंगारी थी जिसने ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी थी। और देखिए, ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं। इस कहानी का सबसे बड़ा सबूत खुद उस वक्त के ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली के शब्दों में मिलता है। सोचिए, उन्होंने खुद ये माना कि रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह असल में वही वो घटना थी जिसने हमें एहसास दिलाया कि भारत में अब हमारा समय खत्म हो गया है। कितना बड़ा बयान है ये। मतलब जिस साम्राज्य पर कभी सूरज नहीं डूबता था, उसके प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर ये नौसैनिक विद्रोह था क्या? ऐसा क्या हुआ था उस वक्त और इसे ब्रिटिश राज के ताबूत में आखिरी कील जैसा इतना बड़ा तमगा क्यों दिया जाता है? चलिए आज इसी ऐतिहासिक रहस्य से पर्दा उठाते हैं, एक एक करके। अच्छा, तो ये जो विद्रोह था ना, ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। ऐसा नहीं था कि एक दिन सुबह सैनिक उठे और उन्होंने बगावत कर दी। नहीं, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, उस दशक में जब पूरे भारत में अवज्ञा की आग धीरे धीरे सुलग रही थी। जरा घटनाओं का सिलसिला देखिए। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन ने पूरे देश में एक जबरदस्त लहर पैदा कर दी। ठीक उसी दौरान सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी मतलब आईएनए भी पूरे जोरों पर थी। और फिर ठीक इसके बाद फरवरी 1946 में होता है रॉयल इंडियन नेवी का ये विद्रोह। तो ये साफ है, ये एक के बाद एक बढ़ती हुई लहरें थी, प्रतिरोध की, आज़ादी की। मतलब बात साफ है, 1940 का दशक आते आते आज़ादी की जो भावना थी वो सिर्फ नेताओं या क्रांतिकारियों तक सीमित नहीं थी। वो समाज के हर लेवल पर, हर तबके में पहुंच चुकी थी। और यही माहौल ब्रिटिश शासन के लिए एक, कह सकते हैं, एक टाइम बॉम्ब जैसा बन गया था। बहुत ही विस्फोटक। और इसी विस्फोटक माहौल में समुद्र पर एक चिंगारी भड़की। तो अब आते हैं कहानी के बिल्कुल केंद्र में, 1946 का वो नौसैनिक विद्रोह जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। और पता है, इसकी शुरुआत हुई एक बहुत ही मामूली सी बात से। बॉम्बे में HMIS तलवार के नौसैनिकों ने बस खराब खाने की शिकायत की, लेकिन जवाब में एक ब्रिटिश अफसर ने ताना मारते हुए कहा, भिखारी अपनी पसंद नहीं बता सकते। बस ये एक लाइन, ये अपमान बर्दाश्त के बाहर था। यही वो चिंगारी थी जिसने आग लगा दी। नौसैनिकों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी और देखते ही देखते ये छोटा सा विरोध एक जबरदस्त विद्रोह में तब्दील हो गया। और ये विद्रोह, अरे ये तो जंगल की आग की तरह फैला। एक एक करके कुल 78 युद्धपोत और नौसेना के ठिकाने इस विद्रोह में शामिल हो गए। सोचिए जरा, ये कोई छोटी मोटी बगावत नहीं थी, ये तो पूरी की पूरी नेवी का विद्रोह था। और इसमें शामिल होने वाले नौसैनिक, उनकी संख्या थी 20,000। पूरे 20,000, वो भी ट्रेंड प्रशिक्षित भारतीय नौसैनिक, जो सीधे सीधे ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ खड़े हो गए। ये आंकड़ा ही अपने आप में बता देता है कि ये विद्रोह कितना बड़ा और कितना व्यापक था। लेकिन शायद इस विद्रोह का सबसे हैरान करने वाला पहलू था इसमें दिखी एकता। जरा सोचिए, उन विद्रोही जहाज़ों पर एक साथ 3 झंडे लहरा रहे थे, एक कांग्रेस का, दूसरा मुस्लिम लीग का और तीसरा कम्युनिस्ट पार्टी का। उस वक्त जब देश में राजनीतिक बंटवारे की बातें चल रही थीं, तब ये नौसैनिक हर तरह की फूट को भुलाकर एक साथ खड़े थे। ब्रिटिश हुकूमत के लिए इससे बड़ा और शक्तिशाली संदेश और क्या हो सकता था? और इसी एकता ने साम्राज्य के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक को हिलाकर रख दिया। तो चलिए अब ये समझते हैं कि इस एक घटना से पावर का जो पूरा बैलेंस था वो कैसे बदल गया। यहीं पर सत्ता का असली खेल दिखता है। देखिए, पहले क्या था? ब्रिटिश शासन टिका ही भारतीय सैनिकों की वफादारी पर था। वो जानते थे कि सैनिक उनके साथ हैं। लेकिन अब हालत ये हो गई कि इस विद्रोह को शांत कराने के लिए उन्हें खुद कांग्रेस और मुस्लिम लीग के भारतीय नेताओं से मदद मांगनी पड़ी। मतलब कंट्रोल अब अंग्रेजों के हाथ से फिसलकर भारतीय नेताओं के पास आ चुका था। और बस अंग्रेजों को ये बात साफ समझ में आ गई कि अब वो भारतीय सेना पर भरोसा नहीं कर सकते। और ये सेना ही तो भारत में उनके साम्राज्य की असली नींव थी, उनकी असली ताकत थी। और जब नींव ही हिल जाए तो फिर इतनी बड़ी इमारत खड़ी कैसे रह सकती है? तो ये थी आज़ादी की लड़ाई की वो कहानी जिसे अक्सर सुनाया नहीं जाता।
चलिए अब इसके आखिरी और सबसे गहरे असर को समझते हैं। इस एक नौसेना विद्रोह ने ब्रिटिश सत्ता की कमजोरी को दुनिया के सामने लाकर रख दिया, बिल्कुल बेनकाब कर दिया। और इसने ये भी साफ कर दिया कि पावर का जो असल ट्रांसफर था वो तो असल में शुरू हो चुका था, भले ही कागजों पर आज़ादी मिलने में अभी वक्त था। और जाते जाते एक सवाल, आखिर इतिहास में ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ कहानियां तो बड़ी बड़ी हेडलाइन बन जाती हैं और इन 20,000 जांबाज नाविकों की कहानी जैसी कितनी ही कहानियां बस किताबों के आखिरी पन्नों में एक छोटे से फुटनोट की तरह सिमट कर रह जाती हैं? इस पर सोचना जरूरी है।